अब आपका नेक्स्ट पेपर यूजीसी सीबीएसई नेट परीक्षा जून 2019 का द्वितीय प्रश्न पत्र जो है हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है आपका, आफ्टर द यूएस डॉलर विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसी हैज़ लार्जेस्ट वेटेड इन डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ एसडीआर। तो ये आपका यूरो है, ये आपको बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यूरो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको करा दिया हमने। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन 2 देखते हैं हम लोग। प्रोडक्ट आर रिक्वायर्ड 10 किलोग्राम ऑफ मटेरियल क्या क्वेश्चन है, प्रोडक्ट रिक्वायर 10 किलोग्राम मटेरियल एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ पर केजी। द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट मिस्टर ए कम्स टू 12 kg ऑफ मटेरियल एट द रेट ऑफ 6 पर केजी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। उत्पाद ए के लिए, मिस्टर ए नहीं, उत्पाद ए के लिए 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम सामग्री की आवश्यकता है। उत्पाद ए के निर्माण के लिए सामग्री की वास्तविक खपत 6 रुपये प्रति किलोग्राम दर से 12 किलोग्राम है। प्रत्यक्ष सामग्री लागत विचरण क्या है? तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है आपका? टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो आपकी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाली गई, तो ये आपकी 10 रुपये। तो आपका जो था, जो रिक्वायर्ड कॉस्ट थी वो थी आपकी 10 रुपये, और एसपी जो थी 5 रुपये। 10 इंटू 10 इंटू 5 50 हो गया। और प्रोडक्ट ए कम्स 12 kg ऑफ मटेरियल एट द रेट ऑफ 6 पर केजी। तो ये हो गया आपका 72 रुपये। तो -22 रुपीज़ आया। तो 22 रुपीज़ प्रतिकूल कहेंगे इसे, ऋणात्मक माने प्रतिकूल और धनात्मक अनुकूल होता है। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ये आ रही है 50 रुपये, और टोटल एक्चुअल कॉस्ट आ रही है मेरी 72 रुपये। तो आपका 22 रुपये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर मैनिफेस्टेशन। निम्नलिखित में स्थापित क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो भैया ऑफर होता है, फिर एक्सेप्टेंस होता है, फिर क्या होता है आपका, ये क्या है, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्यों होगा? एक मिनट रुकिए, इसका जरा आंसर देखता हूँ मैं। ये गलत है। ऑफर का एक्सेप्टेंस होता है, एक्सेप्टेंस के बाद आपका क्या होता है, ये देखिए ऑफर है, पहले ऑफर होगा, ये आप जानते ही हैं, फिर एक्सेप्टेंस होगा, फिर आपका ये क्या बनता है, ये बनता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ही आगे जाके बनता है इन्फोर्सबल बाय लॉ। एग्रीमेंट क्या बनता है? इन्फोर्सबल बाय लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ABDC, तो इसका आंसर होगा ABDC, मतलब बी इसका आंसर सही होगा, ABDC। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द आउटकम्स ऑफ पेयर डाइज इज इक्वल टू 8? इस बात की कितनी प्रायिकता है कि 2 पासों का आने वाला का योग 8 के बराबर हो? चलिए इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। 8 के बराबर हो तो पासे, एक पासे की प्रायिकता कितनी होती है? एक पासे की प्रायिकता होती है आपकी 1/6। तो हम लोग देखते हैं भाई 8 कैसे सकता है। अगर 2 पासे हैं तो या तो 2 6 आए 8 हो जाएगा, या तो 3 5 आए 8 हो जाएगा, 4 4 आए तो भी 8 हो जाएगा, 5 3 आए तो भी 8 हो जाएगा, फिर 6 2 आए तो भी 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 5/36। देखिए है कोई आंसर? हाँ 5/36 बी है, तो बी आपका सही हुआ। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज व्हेन ए कंज्यूमर स्पेंड सो मच द नेगेटिव इनकम इफेक्ट्स ओवरवेल्म्स द पॉजिटिव
सब्स्टिट्यूशन अफेक्ट सो एज दी अंडरलाइन डिमांड कर्व इज पॉजिटिव स्लोप, तो इसका आंसर होगा गिवन गुड्स, ये ध्यान रखिए। ठीक है, चलपत राव कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ, तो ये क्या था भाई, ये रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया के लिए चलपत राव समिति बनाई गई थी। ये आपको पता ही है, ये हम बता भी चुके काफ़ी बार, पिछले पेपर आपने अगर देखा होगा चलपत राव समिति का आया है, तो ये चलपत राव समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए थे। ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक डिमांड जनरेशन ऑफ ए नंबर ऑफ अल्टरनेटिव टू ए प्रॉब्लम, तो ये मुझे कथन सही लग रहा है। पार्टिसिपेशन जनरेट एज मैनी अल्टरनेटिव एज ए पॉसिबल विदाउट इवेल्यूटिंग देम इन ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, तो ये दोनों ही सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। हाँ, तो ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेडिसेसर ऑफ द आरडीए एक्ट 1999, तो ये इंश्योरेंस एक्ट 1938 होगा। निम्नलिखित में कौन सा IRDA अधिनियम 1999 पूर्णता अधिनियम है, तो ये इंश्योरेंस एक्ट 1938 है। तो कौन सा है, इंश्योरेंस एक्ट 1938। ठीक है, इन द टैक्स लॉ डोनेशन टू, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या क्वेश्चन चल रहा है। इन द टैक्स लॉ डोनेशन टू अप्रूव एंड नोटिफाइड एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च इज अलाउड एज, तो इसका कर निर्धारित प्रावधानों में वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुमोदित और अधिसूचित एसोसिएशन को दान में कटौती के रूप में किस सीमा तक अनुमति है, तो ये 150% ऑफ डोनेशन तक अनुमति है। तो इसका आंसर डी सही होगा। क्या आंसर होगा, डी। तो डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर जो है आपको बता रहा है, सेक्शन 6I किस लिए होता है। 6I होता है आपका, इसका थर्ड आंसर है रेसिडेंट। 6I किसके लिए है, रेसिडेंट के लिए। तो 6I जो है आपका रेसिडेंट के लिए है। 6I किसके लिए, रेसिडेंट के लिए। नेक्स्ट आइए, सेक्शन 10AA ये है आपका हमारे हिसाब से फोर्थ है, लीव सैलरी। सेक्शन 10AA जो है ये किस लिए है, ये लीव सैलरी के लिए है। सेक्शन 10I, तो सेक्शन 10I किसके लिए है, एग्रीकल्चर इनकम के लिए है। तो सेक्शन 10I जो है आपका एग्रीकल्चर इनकम के लिए है। सेक्शन 10(5) क्या है, लीव ट्रेवल कंसेशन। तो सेक्शन 6I किस लिए है, सेक्शन 6I आपका रेसिडेंट के लिए है। सेक्शन 10AA किस लिए है, लीव सैलरी के लिए है। सेक्शन 10I किसके लिए, एग्रीकल्चर इनकम के लिए है। और सेक्शन 10(5) किसके लिए है, अब ये लीव ट्रेवल कंसेशन के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा हमारे हिसाब से डी, इसका आंसर सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द परक्यूजिस्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। निम्नलिखित में कौन सी कीमत विभेद का पूर्व पेशा नहीं है। फर्म मस्ट हैव मोनोपोली पावर। क्वेश्चन 11 देखिए, फर्म मस्ट हैव मोनोपोली पावर, ये तो होगा भाई। ठीक है, प्रोडक्ट हैव मल्टीपल क्लोज सब्स्टिट्यूट एंड डिफरेंट यूजेस। उत्पाद के बहुत सारे निकटतम विकल्प हों और उसके विभिन्न प्रकार के उपयोग हों, ये नहीं होगा। मार्केट आर सेपरेटेड एंड सेगमेंटेड, तो ये भी आपका होगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट मस्ट डिफर इन दी डिफरेंट मार्केट। अलग अलग बाज़ारों के में उत्पाद की कीमत अलग अलग होती है, तो ये भी होगा। तो इसका आंसर बी जो है वो नहीं होगा। तो कीमत विभेद जो है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है ये एकाधिकार बजाय विशेषता होती है।
एक ही वस्तु दो या दो से अधिक वस्तु कीमतों में बेचे जाने की क्रिया को कीमत विभेद कहते हैं। मतलब कि इसको प्राइस डिस्क्रिप्शन कहते हैं कि एक ही वस्तु को दो कीमतों में बेचा जा रहा है। तो फर्म के पास क्या होना चाहिए, एक अधिक सक्रिय वस्तु होनी चाहिए। तो नंबर ए इसका सही है। दूसरा क्या है, मार्केट आर सेपरेटेड एंड सेगमेंटेड, ये भी सही है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट मस्ट डिफर इन द डिफरेंट मार्केट, ये भी सही है। तो बी इसका जो आंसर है ये गलत है। उत्पाद के बहुत सारे निकटतम विकल्प हों और उसके तो एकाधिकार रहेगा कहाँ, तब एकाधिकार आपका नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। तो ये स्विफ्ट है, सी जो है स्विफ्ट जो है, ये निम्नलिखित में किसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण के लिए किया जाता है। तो ये स्विफ्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है ये, फिर आपका मैचिंग आ गई है। तो इसमें क्या है, नंबर ए जो है रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। तो रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दिया था, ये दिया था हॉले ने। किसने दिया था, हॉले ने दिया था। तो रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट जो दिया था वो दिया था आपके हॉले ने। इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दिया था, तो इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट दिया था सुम्पीटर ने। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दिया था, रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट दिया था वॉकर ने। किसने दिया था, वॉकर ने। डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दिया था, क्लार्क ने दिया था। तो उसका यही आंसर है। तो रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट किसने दिया था, हॉलैंड दिया था। इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट सुम्पीटर ने। रेंट थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वॉकर ने। डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट क्लार्क ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 14। कंज्यूमर बिहेवियर डज नॉट कॉन्सिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। उपभोक्ता कौन सा वह निम्नलिखित कार्यकलापों में सम्मिलित नहीं होता है। तो ये प्रोड्यूसिंग नहीं होता है, ऑब्टेनिंग होता है, कंज्यूमिंग होता है और आपका डिपोजिशन होता है, लेकिन आपका प्रोड्यूसिंग नहीं होता है। तो उपभोक्ता आप जानते हो उपभोक्ता कोई प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 15। मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट, ये सिद्धांत किसने दिया था, मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट। तो मैक्सिमाइजेशन फर्म ग्रोथ रेट दिया था मैरिस ने दिया था। तो मैरिस हाइपोथेसिस इसकी एक परिकल्पना थी, फर्म की वृद्धि दर का अधिकतमीकरण। तो किसने दिया था, ये आपका दिया था मैरिस ने। किसने दिया था, मैरिस ने। तो ये आपका इसका आंसर सेकंड हो गया। सेटिस्फाइंग बिहेवियर इसे कहते हैं आपका प्रबंधकीय, सेटिस्फाइंग बिहेवियर प्रबंधकीय उपयोगिता प्रकार है। ये दिया था विलियम्स आपका हाइपोथेसिस ने। किसने दिया था, विलियम हाइपोथेसिस ने। फिर है सेटिस्फाइंग बिहेवियर, इसे कहते हैं संतुष्ट। देखिए पहला जो इंग्लिश में गलत है, ये प्रबंधकीय उपयोगिता प्रकार है। तो मैनेजेरियल यूटिलिटी होगा। तो ये आपका दिया था, आपका मैनेजेरियल यूटिलिटी दिया था, विलियम्स हाइपोथेसिस दिया था। फिर आपका ये सी जो है ये सेटिस्फाइंग बिहेवियर, सेटिस्फाइंग बिहेवियर, इसे हम कहेंगे सेटिस्फाइंग बिहेवियर कहा जाएगा। सेटिस्फाइंग कोई वर्ड नहीं होता है। तो सेटिस्फाइंग बिहेवियर सर्ट मार्च जो थी ये हाइपोथेसिस थी, सर्ट मार्च हाइपोथेसिस। तो इसका आंसर फोर्थ हो गया। सेल्स मैक्सिमाइजेशन ये है बर्नौली हाइपोथेसिस। तो नंबर 1 है मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट। तो ये मैरिस की थी परिकल्पना। और मैनेजर यूटिलिटी जो थी ये आपकी थी विलियमसन हाइपोथेसिस थी। सेटिस्फाइंग बिहेवियर क्या था, ये था आपका सर्ट मार्च हाइपोथेसिस। और सेल्स मैक्सिमाइजेशन था बामोल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट था आपका मैरिस हाइपोथेसिस। और आपका मैनेजरियल यूटिलिटी जो था वो विलियम्स हाइपोथेसिस था। और सेटिस्फाइंग बिहेवियर क्या था, ये सर्ट मार्च था। और सेल्स मैक्सिमाइजेशन था बामोल
हाइपोथेसिस। एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड, नहीं वैलिड नहीं होगा हमारे हिसाब से। भाई एग्रीमेंट जो है विदाउट कंसिडरेशन वैलिड कहाँ होगा, ठीक है, ये तो गलत लग रहा है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये सही है, तो इसका आंसर होगा सी सही होगा। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है आपका। अब नेक्स्ट आइए 17 क्वेश्चन देखिए। 17 क्वेश्चन में दिया हुआ है नेट इनकम अप्रोच। तो नेट इनकम अप्रोच किसकी परिकल्पना है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी की परिकल्पना है नेट इनकम अप्रोच। गार्डनर मॉडल किसका था, गार्डनर मॉडल था आपका ये डिविडेंड थ्योरी पे था। तो गार्डनर मॉडल डिविडेंड थ्योरी पे था। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैपिटल बस्टिंग था, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये कैपिटल बस्टिंग में था, और रीऑर्डर लेवल था इन्वेंट्री मैनेजमेंट में। तो नेट इनकम अप्रोच का जो आंसर है आपका वो क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। गॉर्डन मॉडल का क्या है भाई, तो गॉर्डन मॉडल का है डिविडेंड। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का क्या है, ये है कैपिटल बस्टिंग, और रीऑर्डर लेवल का है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 17 का आपका आंसर बी होगा। तो 17 का आंसर जो है आपका बी है, ए का सेकंड, थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। अब नेक्स्ट आइए, आ स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन टिपिकली वुड नॉट डिस्क्लोज द इफेक्ट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है क्या कह रहा है, वित्तीय स्थिति में परिवर्तन के विवरण विशेष रूप से प्रभाव प्रकटन नहीं किया जाएगा। तो शेयर कैपिटल इशूड टू एक्वायर प्रोडक्टिव फैसिलिटीज़ इसमें किया जाएगा। डिविडेंड ऑन शेयर डिक्लेयर्ड इसमें नहीं किया जाएगा, तो उसका आंसर बी सही है आपका, जो डिविडेंड ऑन शेयर डिक्लेयर में नहीं किया जाएगा। कैश डिविडेंड डिक्लेयर बट नॉट येट पेड, परचेज एंड रिटायरमेंट ऑफ ट्रेजरी स्टॉक इनमें किया जाएगा, ठीक है। तो बी इसका आंसर सही है और सब गलत है। प्रमोटिंग टीम स्पिरिट हार्मोनी एंड यूनिटी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ। किसी संगठन के भीतर समूह भावना, सौहार्द और एकता को बढ़ावा देने किसका सिद्धांत है, यह है स्पिरिट डी क्रॉफ्ट। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका सी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी सही है। किसी संगठन के भीतर समूह भावना, सौहार्द और एकता को बढ़ावा देना किसका सिद्धांत है, तो ये सब ये जो एकता का सिद्धांत आप देंगे तो ये आपका कहलाएगा, एक मिनट रुकिए, स्पिरिट डी क्रॉप, सी इसका आंसर बिल्कुल सही है। 20 जो है 20 क्वेश्चन देख लीजिए, ये आप लोग लगाइएगा। जो अगला क्वेश्चन है इसमें इतना मेरे पास बहुत जगह नहीं है जो मैं निकाल सकूँ। तो म्यूनसिपल वैल्यू है 4,50,000, फेयर रेंटल वैल्यू है 5 लाख, स्टैंडर्ड रेंट है 4,80,000, एक्चुअल रेंट है 4,20,000 रुपये। तो 4,80,000 होगा। ऊपरी विवरण में स्पष्ट है सकल वार्षिक मूल्य 4,80,000 होगा, क्योंकि सकल वार्षिक मूल्य मानक किराया से अधिक नहीं हो सकता है। तो मानक जो किराया दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, उससे अधिक नहीं हो सकता है, ठीक है। मिलर और मॉडल इज यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ, ये किस में यूज़ होता है, ये यूज़ होता है कैश में। तो मिलर और मॉडल इज यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ कैश, किस में यूज़ होता है, कैश में यूज़ होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी सही होगा, कैश, ठीक है। तो प्रबंधन के अंतर्गत मिलर मॉडल का उपयोग नकद के उचित नियोजन के लिए किया जाता है। इस मॉडल के अंतर्गत किसी भी कंपनी का लाभांश नीति के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। यह मॉडल इस मान्यता पर आधारित है कि जो कंपनी लाभांश भुगतान करना चाहती है वह अपने विनियोग प्रस्ताव का वित्त पोषण बाह्य वित्तीय स्रोतों से करती है। साथ ही लाभांश भुगतान से अंशधारियों की संपदा में जितनी वृद्धि होती है उतनी धनराशि से अंश के बाजार मूल्य में कमी आने से उसकी संपदा घट जाती है। अतः बाह्य वित्त पोषण के कारण अंशधारियों की संपदा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका है 22 क्वेश्चन देखिए। डिडक्शन अंडर सेक्शन 37I
इज अलाउड अंडर टैक्स लॉ फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ विच आर। इसका आंसर है रिवेन्यू। ठीक है, तो कर प्रावधान धारा 37I के अंदर कटौती की अनुमति उन व्यय को दी जाती है, ये रिवेन्यू को दी जाती है। फॉलोइंग आर द स्टेप इन द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट एलोकेशन। कार्यकलाप आधारित लागत आवंटन में निम्नलिखित चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, तो इसमें क्या है, इसमें पहला है आपका ए आंसर सही लग रहा है, मुख्य कार्यकलाप की पहचान। तो पहला जो है सीक्वेंस में लगाएंगे हम लोग, तो ए है मुख्य कार्यकलाप की पहचान। बी है आपका लागत राशि की संग्रहण, जिसे कहते हैं हम लोग कलेक्शन ऑफ द कॉस्ट पूल। फिर ए बी के बाद आपका सी है कार्यकलाप लागत अभिप्रेत को निश्चय करना, ये भी सही क्रम में है। फिर है आपका डी कार्यकलाप लागत अभिप्रेरण को गणना दर, ये भी सही है। ई है कार्यकलाप की लागत उत्पादों को प्रभावित करना। तो ए बी सी डी ई ये क्रम से बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, तो इसका आंसर जो होगा सी होगा, ए बी सी डी ई बिल्कुल क्रम सही लगा है, यही पूरा सही आंसर होगा। मतलब कि ये जो है इसी क्रम से आंसर होंगे इसके, इसी क्रम से। ठीक है, तो पहला ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। नेक्स्ट आइए रिजर्व 24 क्वेश्चन देखिए, Reserve Bank of India is an important regulatory and administrative authority to execute FEMA provision। हाँ तो भाई सही है, ये तो FEMA provision के लिए होता ही है। Being monetary authority and custodian of foreign exchange, Reserve Bank of India enjoy requisite expertise of FEMA administration। ये भी सही है, तो आर ए की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आर ए की सही व्याख्या करता है, तो कौन सा बोथ बी इसका आंसर सही है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आइए, न्यू रिफॉर्म इन इंडिया बैंकिंग सिस्टम इंक्लूड। तो क्या है बैंकिंग सिस्टम इंक्लूड में आपका डिजिटलाइजेशन ऑफ बैंक ऑपरेशन, ये भी सही है भाई। बैंकिंग कंसोलिडेशन, ये भी सही है। बोरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, ये नहीं है। एजेंसी वर्क, ये भी नहीं है। तो ए और बी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा सही है, ए एंड बी। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन आपके आज मैंने करा दिए हैं। कुछ लोग कहते हैं वीडियो जो है छोटा रखिए, तो मैं आज वीडियो छोटा रखता हूँ। सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।